वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी लगेगा कुछ सीख के जा रहे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोल ऑफ आइसोलेशन इन इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का ही पार्ट है, इवोल्यूशन का ही टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेशन किस तरीके से अपना रोल अदा करता है इवोल्यूशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेन टॉपिक में जाने से पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। अब जैसे कि आइसोलेशन है, तो यहाँ पे आइसोलेशन जो है दो पार्ट बेसिकली डिवाइडेड है, जिसमें किस तरह के आइसोलेशन हो सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला तो हो गया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और फिर फर्दर हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को दो पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से आएगा मेटिंग से पहले यानी प्री मेटिंग आइसोलेशन, प्री मेटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। और फिर दूसरे नंबर में आता है पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। इससे पहले कि हम लोग मेन लेक्चर में जाएं, इसमें कुछ टर्म्स आता है जैसे एलोपैट्रिक हो गया और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन हो गया। तो इस टर्म को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पेशिएशन होता क्या है। तो यहाँ पे स्पेशिएशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीसीज फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीसीज। मतलब ये हुआ कि पुराने स्पीसीज में से किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो करके और वो न्यू स्पीसीज बनाता है, तो उसको हम लोग स्पेशिएशन कहते हैं। स्पेशिएशन का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का जन्म होना। इस कैसे, तो एंसेस्ट्रल यानी पुराने वाले से ही किसी तरह हो सकता है, क्या पता किसी स्पीसीज में म्यूटेशन हो जाए और उस वजह से उसमें एक पूरे पॉपुलेशन में म्यूटेशन होने की वजह से वो लोग एक न्यू स्पीसीज में ही कन्वर्ट हो जाए, या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से हो गया, या फिर किसी बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाना, उसे ही हम लोग स्पेशिएशन कहते हैं। स्पेशिएशन दो तरह का हो सकता है, एक हो गया एलोपैट्रिक स्पेशिएशन और दूसरा हो गया सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। अब हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। सो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन को देखा जाए तो ये जो है लार्ज पॉपुलेशंस में मेनली देखा जाता है। इसमें क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन वो टूट करके बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं जो ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन मतलब हो सकता है कि ये सपोज ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, ये बहुत सारे स्पीसीज हो गए। मान लो कि यहाँ से एक रिवर पास होने लगा टाइम टू टाइम, जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंज वगैरह की वजह से यहाँ से एक न्यू रिवर का फॉर्मेशन हुआ। तो हालांकि है तो ये सारे एक ही स्पीसीज, लेकिन इस रिवर के फॉर्मेशन होने की वजह से इस एरिया वाले जो स्पीसीज है ये इस तरफ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और इस एरिया के स्पीसीज इस तरफ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या हुआ कि इनमें आइसोलेशन हो गया और फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज होने की वजह से क्या पता किसी एक में म्यूटेशन हुआ और फिर इनमें एक नया अलग जीन आ गया, एक जीन अलग आ गया। इस वजह से इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरा ही स्पीसीज बना लिया। तो अब फर्दर कुछ सालों बाद जब ये देखेंगे तो ये वाला स्पीसीज और ये वाला स्पीसीज दोनों अलग अलग नजर आएगा। तो क्या हुआ कि एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। प्रिवेंट इन ब्रीडिंग बिटवीन सेग्रीगेट ग्रुप, मतलब ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से क्या हुआ कि जो स्पीसीज थे उनमें आपस में मीटिंग नहीं हो पाया। जो सेग्रीगेट यानी जो अलग ग्रुप बना था उसमें इन दोनों में आपस में मीटिंग नहीं हो पाया। इस वजह से क्या हुआ कि एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये हो गया हमारा एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। और दूसरा है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। तो सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है कि ये तरह का स्पेशिएशन का ही पार्ट है जिसमें कि फ्यू मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन फॉल टू रिप्रोड्यूस विथ अदर, यानी कुछ मेंबर पॉपुलेशन के रिप्रोड्यूस करते हैं विथ अदर, मतलब दूसरे पॉपुलेशन से, फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू स्पीसीज में। मतलब यहाँ पे सपोज कोई इस एरिया में पॉपुलेशन ए रहता है और इस एरिया में पॉपुलेशन बी रहता है, तो कुछ स्पीसीज जो कोई पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी से रिप्रोड्यूस कर लिया और ये दोनों मिलकर के एक न्यू स्पीसीज का यानी स्पीसीज सी का डेवलपमेंट किया, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, मतलब स्पीसीज सी का। तो इसे हम लोग सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन कहते हैं। फ्यू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन फॉल टू रिप्रोड्यूस विथ अदर, यानी ए वाला स्पीसीज जो है जाके वो क्या किया, बी वाले से रिप्रोड्यूस कर लिया और उसने फाइनली एक न्यू स्पीसीज तैयार किया जिसका नाम है स्पीसीज सी। और इसी जो सी का फॉर्मेशन हुआ एक न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हुआ है, तो जो कि ए और बी से बना है। तो इस टाइप के हम लोग स्पेशिएशन को सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन कहेंगे। और अगर देखा जाए तो एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन को हम लोग साथ में कैलेडोजेनेसिस भी कह सकते हैं। कैलेडोजेनेसिस इसलिए क्योंकि इन दोनों में जो है नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कैलेडोजेनेसिस भी कहेंगे। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, आइसोलेशन से स्टार्ट करेंगे। अब हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आइसोलेशन। सो आइसोलेशन को बेसिकली हम किस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ देखते हैं। ये एक पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं। जैसा कि उस टाइम देखा था कि किसी ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे आइसोलेशन हो गया, ये एक अलग साइड हो गया और इधर साइड के स्पीसीज दोनों अलग हो गए। तो आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन दो तरह का हो सकता है, या तो फिर हो सकता है किसी ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, या तो फिर रिप्रोडक्शन की वजह से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से हुआ। अब हम फर्दर देखेंगे कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। अभी के लिए यहाँ पे जो बैरियर है जिसको कि हम आइसोलेशन करें, इतना जान लो कि दो तरह का होता है, एक ज्योग्राफिकल हो गया और दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये जो स्पीसीज़ है, ये जो पॉपुलेशन है,
जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये आइसोलेशन की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सपोज़ ए बना और यहाँ पे भी ए, दोनों का सेम है। सपोज़ मान लो कि इसमें म्यूटेशन हो गया, ये म्यूटेशन भी हो सकता है या फिर रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर मान लो किसी तरह का नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस की वजह से इसके में चेंजेस आए। अब ये ए जो है ये ए डैश में चेंज हो गया, अब ये एक न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन किया। तो अब इन दोनों में जब कई सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब देखेंगे तो ये एक अलग ही स्पीसीज़ बनेगा और अब ये एक ही स्पीसीज, अलग स्पीसीज़ बनेगा। तो क्या हो गया कि अब इन दोनों में इनब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अब अलग। एनी एक्सटर्नल और इंटरनल बैरियर विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन इज कॉल्ड आइसोलेशन। मतलब क्या हुआ कि ये जो आइसोलेशन है ये एक्सटर्नल और इंटरनल बैरियर है, यानी एक्सटर्नल कहो तो जोग्राफिकल हो गया, यहाँ पे इंटरनल मतलब बायोलॉजिकल, विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन, जो कि एक स्पीसीज़ के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर जो आपस में इंटरब्रीड करने से रोके, यानी मेटिंग करने से रोके, उसे हम लोग आइसोलेशन कह सकते हैं। आइसोलेशन भी एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इज आइदर सेपरेट इनटू स्मॉलर यूनिट और एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन देम इज़ प्रिवेंटेड। मतलब आपस में जब दो स्पीसीज़ आपस में रह करके सेपरेट हो जाते हैं तो इन लोगों में, इन और स्पीसीज़ में जीन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो जीन का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसे बचाता है, मतलब इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हेंस जेनेटिक फैक्टर्स सच एज म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सेलेक्शन अकर इन वन पॉपुलेशन नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अदर पॉपुलेशन। मतलब जो सेपरेटेड है, यानी जैसे देखा था इसमें ए वाला जो ग्रुप है उसमें अगर किसी भी तरह का म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट या नेचुरल सेलेक्शन होता है तो इस पे दूसरे वाले पॉपुलेशन यानी सेकंड बी पॉपुलेशन पे इसका कोई असर हमें देखने के नहीं मिलेगा। इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, इच सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन फॉर्म अ सेपरेट यूनिट। मतलब हर वो जो भी सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन, जो अलग हुए पॉपुलेशन है, वो एक नए यूनिट में तैयार हो जाएंगे। दस आइसोलेशन हेल्प इन splitting the population of species into separate unit and the subsequent evolution into distinct unit। इसमें कहना है कि आइसोलेशन की वजह से जो पॉपुलेशन सेपरेट हुआ और फिर सेपरेटेड पॉपुलेशन फर्दर इवोल्यूशन की वजह से एक न्यू स्पीसीज में तैयार हो गया। There are number of processes by which two related population living in the same area can remain distinct। ऐसे बहुत सारे फैक्टर, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से दो रिलेटेड पॉपुलेशन एक ही एरिया में जो रहते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाते, मतलब एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकते, एक अलग रहते हैं एक दूसरे से। दे हैव बीन कॉल्ड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म बाय डॉविन्सन स्काई। ये जो है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ये डॉविन्सन स्काई के द्वारा दिया गया था, जो कि 1955 में दिए थे। अकॉर्डिंग टू ही, मतलब इनके द्वारा द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब हम डॉविन्सन के क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जोग्राफिकल आइसोलेशन। अब हम लोग जोग्राफिकल आइसोलेशन पढ़ेंगे। जोग्राफिकल आइसोलेशन में बेसिकली क्या होता है, जो सेपरेटेड पॉपुलेशन होता है ना, जो एक जो मेन पॉपुलेशन होता है वो किसी वजह से दो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, या तो वो रिवर हो सकता है, या सी के वजह से हो गया, या फिर माउंटेन हो गया, या डेजर्ट, किसी रीजन की वजह से वो पॉपुलेशन दो अलग अलग यूनिट में सेपरेट हो गया। तो क्या होता है कि वो फिजिकली एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते, उन लोगों में, उन सब में मीटिंग नहीं हो सकता है। सच पॉपुलेशन आर टर्म एज एलोपैट्रिक। जैसा कि मैंने उस टाइम भी बताया था कि एलोपैट्रिक में जनरली क्या होता है कि किसी जोग्राफिकल आइसोलेशन या जोग्राफिकल रीजन की वजह से, जो कि हो सकता है बाढ़ की वजह से बीच में रिवर आ गया हो, सी हो या माउंटेन हो या डेजर्ट हो, या किसी और भी तरीके से अगर वो दो आपस में सेपरेटेड पॉपुलेशन अगर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते तो उसे हम लोग एलोपैट्रिक कहते हैं। और आपस में जब सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वो म्यूटेशन हो गया या फिर रिकॉम्बिनेट या नेचुरल सेलेक्शन की वजह से जो फर्स्ट पार्ट, मतलब किसी भी दोनों में से किसी भी पार्ट में अगर होगा तो वो एक न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन कर लेता है। एलोपैट्रिक एंड आर फोर्स टू इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, यानी वो लोग फोर्सली इवॉल्व इंडिपेंडेंट, मतलब वो अकेले ही अपना डेवलप करते हैं एंड एकोमोडेट जीन जेनेटिक डिफरेंस, और धीरे धीरे उनमें जेनेटिक डिफरेंस भी देखने को मिलता है। जोग्राफिकल आइसोलेशन में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज, मतलब जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज में हर स्पीसीज में जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, बट हमें भी डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग जोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है। Large body of water are barrier for land dwelling animals. High mountain range, dense forest and extreme temperature serve as effective barrier. Such population are completely out of touch with each other genetically, so that new mutation हो गया, genetic different and action of natural selection in one population have geo effect on the other। मतलब सेम बात है कि अगर किसी एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन में अगर सपोज ये एक पहले पॉपुलेशन था जो कि अब ए और बी में जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से सेपरेट हो गया, तो जो अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, तो जरूरी ये जो दूसरा वाला है इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जो भी इफेक्ट होगा ए पे ही होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये इसका असर सेकंड वाले पे देखने नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, एक न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वन पॉपुलेशन हैव रियो इफेक्ट ऑन अदर पॉपुलेशन, दस अ न्यू पॉपुलेशन मे बी डेवलप। तो इससे क्या होगा कि एक न्यू स्पीसीज डेवलप हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल डेट प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग इन अ पॉपुलेशन। मतलब इसमें भी क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग मतलब दो एक ही पॉपुलेशन को मतलब दो स्पीसीज आकर के एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, जिसको कि हम लोग सिम्पैट्रिक कहते हैं। जैसे हम उस टाइम पे पता है कि सेम एरिया में रह रहे होते हैं, किसी जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से क्या होता है कि उन लोगों में आपस में मीटिंग नहीं हो पाता और फिर वो दोनों अलग अलग स्पीसीज में फर्दर टाइम टू टाइम डेवलप कर जाते हैं। अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है म्यूलर। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ड्यू टू डिफरेंस इन जीन दैट अराइज ड्यूरिंग द ऑरिजिन ऑफ सब स्पीसीज एंड स्पीसीज इन पॉपुलेशन। तो म्यूलर ने बताया था कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से मतलब स्पीसीज या सब स्पीसीज एक अलग ही पॉपुलेशन में डेवलप कर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे। अब फिर इन्होंने क्या किया था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को फर्दर बांट दिया था दो पार्ट्स में, जिसको एक है प्री मेटिंग मैकेनिज्म और दूसरा है पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्री मेटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। प्री मेटिंग मतलब क्या होता है, मेटिंग से पहले क्या होता है, इसमें इंटरब्रीड को इंटर स्पेसिफिक क्रॉस को यानी कि रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। दे प्रिवेंट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस इन सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन। ये किस में करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन में करता है। अब इसके फर्दर 4 पार्ट होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि पहला पार्ट है टेम्पोरल आइसोलेशन, जिसको कि सीजनल आइसोलेशन भी कहते हैं। दूसरा है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, जिसको कि हैबिटेट आइसोलेशन भी कहते हैं। और है तीसरा बिहेवियरल आइसोलेशन, जिसको हम लोग इथोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन को बेसिकली एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये बूफो है, बूफो का ए स्पीसीज़ है और बूफो का बी स्पीसीज़ है। ये जो फर्स्ट स्पीसीज़ है ये जो है अर्ली रेनी सीजन में ब्रीड करता है, और जो बूफो का सेकेंड स्पीसीज़ है वो लेट रेनी सीजन में ब्रीड करता है। तो क्या हुआ, इन दोनों में के ब्रीडिंग सीजन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इस तरह के डिफरेंस को यानी ब्रीडिंग सीजन की जो वजह से जो इन लोगों में मीटिंग नहीं हो पाया, इसको हम लोग सीजनल आइसोलेशन कहेंगे। तो सीजनल आइसोलेशन क्या है, ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन भी कहते हैं, जिसमें कि पोटेंशियल ऑफ मैट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, यानी पोटेंशियल मैट जो होता है, जो स्पीसीज होता है वो आपस में नहीं आ पाते कॉन्टैक्ट में बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन। यानी ब्रीडिंग सीजन के अलग होने की वजह से जो दोनों स्पीसीज है वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते, जिससे कि फर्दर मेटिंग नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जाम्पल भी है डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन इन प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन की वजह से, या फिर एनिमल का एग्जांपल है। एक है बूफो अमेरिकनस ब्रीड इन अर्ली रेनी सीजन, जो कि मई में ये ब्रीड करता है। और जो दूसरा बूफो का स्पीसीज है बूफो फ्लोरिया, जो कि ब्रीड करता है लेट रेनी सीजन जुलाई में यूएसए में। दोनों का ब्रीडिंग सीजन अलग अलग होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल मेट्स नहीं हो पाता है और आपस में नहीं आ पाने की वजह से, इसलिए इसको हम लोग टेम्पोरल आइसोलेशन में बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ सीजनल डिफरेंस होने की वजह से मीटिंग नहीं हो पाता। दूसरा है हैबिटेट आइसोलेशन, जिसको कि हम लोग इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि जो स्पीसीज होता है उसके रहने की जो जगह होता है ना, मतलब जहाँ पे उसका हैबिटेट है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से भी उनके जो पोटेंशियल जो मैट है वो दो अलग अलग एरिया में रहते हैं, जिनकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते और फर्दर उनमें मीटिंग नहीं हो पाता। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, रिवराइन फिशेज जो होता है जिसका अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होता है, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर इथोलॉजिकल आइसोलेशन, जिसको कि हम लोग बिहेवियरल आइसोलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पीसीज जो है एक स्पेसिफिक सिग्नल सेंड करता है, जिससे कि अपोजिट मेल हो या फीमेल हो उसको अट्रैक्ट कर सके। और ये जिस तरीके से स्पेशल सिग्नल भेजता है ये मेटिंग से पहले का होता है, मतलब इन विच पोटेंशियल मीट बट कैन नॉट मेट। मतलब जो पोटेंशियल मेट होता है एक दूसरे से मिलते ज़रूर है लेकिन ये आपस में मेट नहीं करते ड्यू टू डिफरेंस इन कोर्टशिप डिस्प्ले के अंतर होने की वजह से, या फिर स्पेसिफिक सिग्नल जो कि हर एक स्पीसीज का एक अपना स्पेसिफिक सिग्नल होता है, उस वजह से नेसेसरी रिचुअल बिफोर मेटिंग, यानी जो कि उनका मेटिंग से पहले एक स्पेशल तरीके का रिचुअल होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, उन लोगों में आपस में मेटिंग नहीं हो पाता। द सिग्नल मे बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, ये 3 तरीके हो सकता है विच स्टिमुलेट द अपोजिट सेक्स फॉर मेटिंग, यानी जो कि अपोजिट सेक्स वाले को उत्तेजित करता है मेटिंग के लिए। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है विजुअल स्टिमुलस, यानी विजुअल मतलब जो दिख सकता है। जैसे हो गया फेदर डिस्प्ले, पिकॉक का इसमें एग्जांपल दिया है कि वो क्या करता है, पिकॉक जो मेल पिकॉक होता है वो डांस करता है, वो अपने अपोजिट फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो आपस में मेट कर सके। फर्दर डिस्प्ले एंड डांसिंग इन मेल बर्ड इज नेसेसरी टू अट्रैक्ट द फीमेल, जैसे कि पिकॉक हो गया, पीजेंट्स हो गया, या बर्ड्स ऑफ पैराडाइज हो गया। वो जो पंख फैलाते हैं ना, तो द कलर एंड शेप ऑफ फेदर एज वेल एज डिस्प्ले पैटर्न इतना ज़्यादा उनका पैटर्न फेदर का शेप और उस पर जो उखड़े हुए रंग होते हैं या फिर जो पैटर्न उखड़ा हुआ होता है वो इतना ज़्यादा यूनिक होता है कि वो फीमेल को अट्रैक्ट, वो जो स्पेसिफिक फीमेल को ही अट्रैक्ट करता है। मतलब पिकॉक है तो उसका पी हैन को ही अट्रैक्ट करेगा। यूनिक फॉर ईच स्पीसीज, मतलब हर एक स्पीसीज के लिए एक अलग अलग अपना अपना एक तरीके से डांसिंग होता है और उसका फेदर डिस्प्ले होता है। दैट मेटिंग बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीसीज इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब और इस यही रीज़न है कि ये स्पेसिफिक होता है, ये किसी दूसरे स्पीसीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपने मेटिंग के लिए। कलेक्शन ऑफ द नेस्ट मटेरियल, जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया कि जो वेवर बर्ड्स मेल होता है वो क्या करता है, एक अलग तरीके का उसमें भी स्पेसिफिक डिस्प्ले होता है जो कि अपने ही स्पीसीज के फीमेल को अट्रैक्ट करता है, जिसमें कि नेस्ट मटेरियल हो गया और कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट, यानी मेल जो वेव बर्ड्स होते हैं वो नेक्स्ट मटेरियल को बनाते हैं, मतलब नेक्स्ट के जो मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करते हैं, या फिर नेस्ट को बनाने का जो काम होता है वो वेव बर्ड मेल के द्वारा किया जाता है जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करती है।
सेकेंड है ऑडिटरी स्टिमुलस। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनाई देना, मतलब जो कानों का काम होता है, वो ऑडिटरी सिग्नल एक्चुअल में भेजा जाता है। जैसे ककू, मैनाज, नाइट एंगल्स, पैराकिट्स, ये सब जो होता है ना, वो लोग क्या करते हैं कि ऑडिटरी सिग्नल भेजते हैं ताकि अपोजिट सेक्स वाले को अट्रैक्ट कर सके। सम टाइम द सिंगिंग गोज ऑन फॉर सेवरल डेज, बहुत मतलब कि काफ़ी दिनों तक उनका सिंगिंग चलता है बिफोर देन पेयर, मतलब पेयर होने से पहले यानी मेटिंग करने से पहले। ऑडिटरी कम्युनिकेशन इज यूज बाय लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब ये एनिमल्स में भी ऐसे लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे कि फ्रॉक्स हो गया, टोड्स, सिकैट्स, गिवॉन, मंकी, जैकल्स, ये सब ऐसे जानवर हैं जो कि ऑडिटरी स्टिमुलाई यानी जो कि ऑडिटरी सिग्नल से यूज़ करते हैं, फीमेल को भेजते हैं, जो कि अट्रैक्ट होती है मीटिंग के लिए। सी है केमिकल स्टिमुलाई, मतलब एक तरह से ऑर्डर या फिर फेरोमोन सिक्रेट किया जाता है मेल और फीमेल के द्वारा अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स फॉर फीमेल, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंट ऑफ मस्क डियर एंड मस्थिंग ऑफ एलिफेंट अट्रैक्ट द फीमेल। इंसेक्ट में, ये सिर्फ जानवरों में नहीं, इंसेक्ट में भी, जैसे कि एक स्पीसीज है लेपिडोप्टेरेंस, फीमेल प्रोड्यूस हाईली स्पेसिफिक फेरोमोन, मतलब जो फीमेल होती है ना लेपिडोप्टेरा का, वो एक स्पेसिफिक फेरोमोन सिक्रेट करती है, जो कि 2 किलोमीटर दूर से भी मेल को मेल कैंटीना के रडार में वो डिटेक्ट हो जाता है और फिर वो अट्रैक्ट होकर के वो फीमेल के पास पहुंचता है मीटिंग के लिए। अब फोर्थ नंबर में है मैकेनिकल आइसोलेशन। हमने 3 आइसोलेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, जिसमें क्या है सीजनल, जिसको कि हम टेम्पोरल आइसोलेशन भी कहते हैं, दूसरा है हैबिटेट या इकोलॉजिकल आइसोलेशन, तीसरा है इथोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल आइसोलेशन, अब फोर्थ है मैकेनिकल आइसोलेशन। तो इसको जो है सबसे बेस्ट वे में एक साइंटिस्ट है डूफोर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिसने कि लॉक एंड की मैकेनिज्म से मैकेनिकल आइसोलेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो इसमें बेसिकली हम इस तरह से समझेंगे, एक मान लो कोई इंसेक्ट है जैसे, जिसका कि जो फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, और एक मेल है जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, और दूसरा एक और स्पीसीज है जिसके मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो ऑब्वियसली जब ये वाला, या तो ये वाला पार्ट इंसर्ट करेंगे और एक बार हम लोग ये वाला पार्ट इंसर्ट करेंगे, तो ये लॉक एंड की मेथड का मतलब है कि जिस तरीके से हर एक ताला का स्पेसिफिक चाबी होता है, क्योंकि उस पर पैटर्न वो उसी ताले का बना हुआ होता है, उसी तरह जो इंसेक्ट है, जैसे ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ड्रोसोफिला में क्या होता है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और मेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से लॉक और की तरह काम करता है, और अगर गलती से किसी दूसरे स्पीसीज का आ गया तो वो उसमें इंसर्ट नहीं होता, इस वजह से हम लोग इसे लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये वाला, तो इस पे जो फीमेल वाले पे जो मेल का इंसर्ट होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा, लॉक एंड की टाइप का, इसलिए इसे डूफोर ने लॉक एंड की का एग्जांपल दिया, जिसमें कि हम लोग ड्रोसोफिला के एग्जांपल को याद रखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इन दिस केस एबव आइसोलेशन मैकेनिज्म आर नॉट प्रेजेंट एंड देयरफॉर मेटिंग इज अटेम्प्टेड बट नॉट सक्सेसफुली ड्यू टू मैकेनिज्म प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से वो आपस में मेट नहीं कर पाते, जैसे कि सच इन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिलिया, जैसे कि हमने ड्रोसोफिला के एग्जांपल में देखा कि किस तरीके से मेल और फीमेल का जो होता है वो आपस में एक ही स्पीसीज का तो मेट कर सकते हैं, अगर दूसरा किसी स्पीसीज का मेल हुआ तो फिर वो मेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉक एंड की मेथड से जिस तरीके से हम लोगों ने समझा, कॉपुलेशन इज मैकेनिकली नॉट पॉसिबल। अब 5th नंबर में है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। दिस इज अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन विच मेटिंग may नॉट टेक प्लेस बट गैमीट आर प्रिवेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें मेटिंग में टेक प्लेस, मेटिंग हो सकता है लेकिन गैमिट्स का फर्टिलाइजेशन वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी आपस में हो सकता है स्पीसीज मेट तो कर ले लेकिन उनके गैमिट्स जो होता है आपस में फर्टिलाइज नहीं करेंगे ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है FR लिली, 1921 में उन्होंने एक सी अर्चिन के साथ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें कि फर्टिलाइजिंग द एग ऑफ अनदर स्पीसीज, जो सी अर्चिन था उसका फर्टिलाइजिंग द एग ऑफ अनदर स्पीसीज ऑफ सी अर्चिन ऑल्दो बोथ वेयर बॉट टुगेदर इन द सेम मीडियम, यानी उनको सेम मीडियम में रखने के बाद भी उन्होंने मेटिंग तो किया लेकिन जो एग को जो है फर्टिलाइज नहीं कर सका, यानी अगर देखा जाए बट व्हेन द एग एंड स्पर्म ऑफ सेम स्पीसीज, जब जैसे ही एग और स्पर्म ऑफ सेम स्पीसीज को लाया गया तो देखा गया कि फर्टिलाइजेशन हुआ सक्सेसफुली, वो भी 100% के रेट से। मतलब देखा है तो हमने क्या किया, उसे जो लेली ने क्या किया कि सी अर्चिन का एक स्पीसीज लिया और सी अर्चिन का दूसरी स्पीसीज लिया और दोनों को सेम मीडियम में डाला, तो क्या हुआ कि इसका जो स्पर्म था और इसका जो ओवम था, ए का स्पर्म और बी का जो ओवम था, तो इस ए का स्पर्म बी के ओवम को फर्टिलाइज करने में डिसेबल था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो फर्दर फर्टिलाइज, मेटिंग तो हो गया लेकिन फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, इस वजह से तो ये क्या होगा कि ये फर्टिलाइजेशन इसका हो गया फेल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, फिजियोलॉजी के आइसोलेशन की वजह से। लेकिन वहीं क्या किया, सी अर्चिन का स्पीसीज ए और फिर उसी मीडियम में सी अर्चिन के स्पीसीज ए, मतलब सेम स्पीसीज को रखा गया, तो देखा गया कि जो फर्टिलाइजेशन था, मेटिंग वही हुआ, फर्टिलाइजेशन वही हुआ, वो भी 100% के रेट से। तो इसमें कहा गया है कि अगर दो अलग अलग स्पीसीज रखेंगे तो फिर हो सकता है इसमें मीटिंग तो हो जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फिर अगर वही 2 स्पीसीज सेम में रखेंगे सेम मीडियम में तो फर्टिलाइजेशन भी होगा, वो भी 100% के रेट से। छठा है साइटोलॉजिकल आइसोलेशन। इन दिस टाइप फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर,
यानी क्रोमोसोम नंबर के डिफरेंट अलग होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हो सकता है किसी स्पीसीज़ का एन हो और किसी स्पीसीज़ का 2n हो, तो इस वजह से क्या होगा कि इन दोनों का साइटोलॉजिकल डिफरेंस है, एक में डिप्लॉयड है एक में हैप्लॉयड है, तो इस वजह से भी इन लोगों में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ड्यू टू डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर बिटवीन द 2 स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है एक ब्रॉन्ज फ्रॉग है जिसको कि साइंटिफिक नेम राना क्लैमेटन्स है, एंड इट्स क्लोज रिलेटिव जो कि इसका क्लोज रिलेटिव है बुल फ्रॉग राना कैटेस वियाना डज नॉट हाइब्रिड मेनली बिकॉज ऑफ साइटोलॉजिकल ब्लॉक टू द फर्टिलाइजेशन। मतलब एक हमारा ब्रॉन्ज फ्रॉग और जो कि सबसे क्लोज रिलेटिव उसका है जो कि बुल फ्रॉग, इन दोनों में हाइब्रिडाइज नहीं हो कर सकते हैं क्योंकि इसमें साइटोलॉजिकल डिफरेंस है। चीज़ हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि एक कोई प्लांट है जिसका 2n है, ये एक ट्री है जिसका कि प्लॉइडी 2n है, और फिर इसमें म्यूटेशन की वजह से ये 3n में कन्वर्ट हो गया। अब ये जब ये प्लांट अब आपस में एक दूसरे को अगर मेट करवाएंगे तो ये फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो प्लॉइडी है वो 2n हो गया और इसका प्लॉइडी 3n हो गया, तो इस साइटोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ये आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। अब पोस्ट मैटिंग, ये इससे जो पहले पढ़ा था वो हमने प्री मेटिंग पढ़ा था, यानी मीटिंग से पहले, ये मीटिंग से पहले रोकता है। अब ये है पोस्ट मैटिंग, यानी मीटिंग के बाद ठीक है अगर एक दूसरे के साथ मीटिंग हो गया तो अब फिर उसको कैसे रोका जाए। इन केस ऑफ प्री मीटिंग के केस में हमने क्या पढ़ा था, फेल टू प्रिवेंट मीटिंग, यानी हम मीटिंग को रोकने में हम असमर्थ थे, हम नहीं रोक पाए थे। देन सेवरल पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म, बहुत सारे ऐसे पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म है जो कि सक्सेसफुली मीटिंग को रोक सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को भी रोक सकते हैं। इन टोटल 4 तरीके के यहाँ पे हम पढ़ेंगे, गैमीट मोटेलिटी, जाइगोट मोटेलिटी, जाइगोट इनएबिलिटी या हाइब्रिड स्टेरिलिटी, या सब पढ़ेंगे। सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले गैमीट मोटेलिटी, जैसा कि नाम ही डिस्क्राइब कर रहा है, गैमीट मतलब एग का फॉर्मेशन हो गया, मोटिलिटी मतलब मर जाता है, मतलब गैमीट ही मार जाता है। जैसे मेटिंग एंड स्पर्म ट्रांसफर टेक प्लेस बट एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, मतलब मेटिंग तो हो जाता है, स्पर्म भी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एग जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता। तो आप देखेंगे वो कैसे, जैसे कि ड्रोसोफिला का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, कि ड्रोसोफिला का फीमेल क्या करती है कि वेजाइनल वॉल को स्वेल कर लेती है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ वहीं मर जाता है। इसी वजह से इंटर स्पेसिफिक क्रॉस हो ही नहीं पाता। इफ मेटिंग टेक प्लेस बिटवीन बूफो फ्लोरी एंड बूफो वैलीसेप्स, स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द एग मेम्ब्रेन ऑफ ईच अदर लीड टू मोटिलिटी ऑफ गैमीट। मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म जो होता है वो फीमेल गैमीट का जो एग मेम्ब्रेन होता है उसको वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो अंदर नहीं जाता, तो फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा है जाइगोट मोटिलिटी, जाइगोट मतलब ये नेक्स्ट स्टेज है गैमीट के बाद जाइगोट, यानी ये जाइगोट का फॉर्मेशन तो करता है, यानी जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जाइगोट जो होता है वो जिंदा ही नहीं बचता है, वो मर जाता है, यानी जाइगोट मोटिलिटी। एग इज फर्टिलाइज, यहाँ पे अंडा तो फर्टिलाइज हो जाता है लेकिन जो जाइगोट हो जाता है वो मर जाता है। एग ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ फिश मे बी प्रेजेंट इन स्वैम्पिंग ग्राउंड, मतलब जहाँ पे एक कोई तालाब है जहाँ पे उसका स्वैम्पिंग ग्राउंड हुआ, बहुत सारी मछलियाँ करके वहाँ पे अंडा दे जाते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के। हो सकता है कुछ इसमें से एक दो फर्टिलाइज होकर के फर्टिलाइज भी हो जाए, लेकिन जो जाइगोट बनेगा वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा, वो वहीं मर जाएगा, क्योंकि उनमें क्रोमोजोमल डिफरेंस होता है, यानी अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग क्रोमोजोम होता है। तो इस वजह से अगर वो फर्टिलाइज हो भी गया तो जो जाइगोट बनेगा वो तुरंत मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें क्रोमोजोमल डिफरेंस होता है। जाइगोट इनविएबिलिटी, मतलब जो जाइगोट डेवलप करता है वो हाइब्रिड इज प्रोड्यूस बट फिजिकली वीक होता है। मतलब यहाँ पे मीटिंग हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन भी हुआ, यहाँ पे भी क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा वीक होता है कि या तो वो जुविनाइल स्टेज में या प्रीमेच्योरली वो मर जाता है, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। जाइगोट डेवलप एंड हाइब्रिड इज प्रोड्यूस, और हाइब्रिड प्रोड्यूस भी होता है, यानी बच्चे का जन्म भी होता है, बट वो क्योंकि फिजिकली वीक होता है और फिजियोलॉजिकली डिसबैलेंस होता है, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता ज़्यादा दिन तक, और या तो फिर वो प्रीमेच्योरली यानी जन्म लेते के साथ ही वो मर जाता है। सच केस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डक, यानी डक के ऐसे डक की स्पीसीज में से बहुत सारे केसेस देखा गया है जहाँ पे जाइगोट डेवलप तो करता है लेकिन क्योंकि वो फिजिकली वीक होता है इसलिए वो या तो प्रीमेच्योर बेबी ही मर जाता है, या तो फिर वो अगर जन्म भी लेता है तो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। अब नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी इज विएबल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजियोलॉजिकली साउंड बट स्टेराइल ड्यू टू डिफरेंस इन क्रोमोसोम। मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल का ही हो गया जाइगोट इनविएबिलिटी का, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, क्योंकि इसमें मेटिंग भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, और फिर जो बच्चा होता है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पैदा भी होता है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो स्टेराइल एक्चुअली में होता है। हाइब्रिड इज विएबल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजियोलॉजिकली साउंडेड बट स्टेराइल ड्यू टू डिफरेंस इन क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के डिफरेंस होते हैं। इस हाइब्रिड स्टेरिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिनी और म्यूल का। म्यूल बेसिकली क्या है कि मेल डंकी को अगर हम लोग क्रॉस करवाएंगे फीमेल हॉर्स से तो वो म्यूल का फॉर्मेशन करता है, यानी मेल डंकी, एक डंकी का एक अलग ही स्पीसीज हो गया, और फीमेल हॉर्स अगर इसका अलग ही स्पीसीज हो गया, जब दोनों को आपस में मेट करवाते हैं तो क्या बनता है? म्यूल। देखो ये मतलब इनमें डिफरेंस क्रोमोजोम भी है, लेकिन ये जब बच्चा जो म्यूल पैदा होता है तो वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होता है। और दूसरा है हिनी। हिनी क्या होता है? हिनी होता है फीमेल डोंकी को जब हम लोग मेल हॉर्स से मेट करवाते हैं तो वो हिनी बनता है, ये भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। मतलब इसमें क्या हो गया कि जब बच्चा पैदा होते मरता नहीं है, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पैदा होता है, लेकिन जो डिफरेंट इन क्रोमोजोम होता है इस वजह से ये स्टेराइल पैदा होता है। यानी फर्दर इसमें से अगर सोचोगे कि इनका मेटिंग करवाते तो फिर न्यू जनरेशन फिर आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता, यानी ये स्टेराइल हो पैदा होता है। समटाइम ऑल द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ब्रेक लीड टू फर्टाइल हाइब्रिड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है
लाइगन एंड टाइगर, टाइगन एंड लाइगर का। इसमें क्या होता है, मेल लायन को अगर फीमेल टाइगर के साथ प्रोड्यूस करवाया जाए तो वो लाइगर बनाता है, और लाइगर में क्या होता है, मेल टाइगर और फीमेल लायन को आपस में अगर रिप्रोड्यूस करा दे तो वो टाइगर बनता है। और ये टाइगर और जो लाइगर है ये दोनों का दोनों फर्टाइल है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, वो स्टेराइल था, लेकिन यहाँ जो प्रोड्यूस होता है वो फर्टाइल होता है। मैकेनिज्म तो वही लिखा है, ऑल द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ब्रेक लीड टू द फर्टाइल हाइब्रिड विच आर जनरली नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द पेरेंट एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बाय इंट्रोगेशन। मतलब ये जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ ये इंट्रोगेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। हाइब्रिड वैक्रोस विद द पेरेंट्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। दिस इज इंस्टेंट स्पेशिएशन, इसे हम लोग इंस्टेंट यानी तुरंत स्पेशिएशन कहते हैं, मतलब तुरंत जो स्पेशीज न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। अब पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब क्या क्या सिग्निफिकेंट है, वेस्टफुल कोइटस इज अवॉइडेड, बेवजह का मतलब कोइटस अवॉइड करता है। इफ़ आइसोलेशन मैकेनिज्म आर डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक ओनली इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज तक ही ये नियंत्रित रहता है। इंडोर इन कोर्टशिप, आइसोलेशन मैकेनिज्म प्रोटेक्ट जीन पूल, ये जीन पूल को प्रोटेक्ट करता है स्पीसीज का, और फिर हाइब्रिडाइजेशन को बचाता है। प्रिवेंट वेस्टफुल गैमिट एंड एनर्जी के साथ साथ गैमिट के वेस्ट से होने से भी बचाता है। वीक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म लीड टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब जो वीक आइसोलेशन मैकेनिज्म होता है वो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। एब्सेंस ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म लीड टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय इंस्टेंट स्पेशिएशन, आइसोलेशन के एब्सेंस होने की वजह से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन भी करा सकते हैं इंस्टेंट स्पेशिएशन से। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अल्टीमेटली लीड टू प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज, मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से हम लोग न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। आइसोलेशन मैकेनिज्म प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज को आइसोलेशन मैकेनिज्म की वजह से स्पीसीज की आइडेंटिटी को हम लोग मेंटेन करके रख सकते हैं, बचाते हैं। विच ऑल स्पीसीज फेयरली गार्ड, मतलब इससे हर स्पीसीज को बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।